अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। पाकिस्तान को बने तकरीबन 74 बरस हो गए। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त का दिन हमें इस बात का इआदा करने की बात करता है कि अपने आप को मुस्तहकम बनाओ, अपने आप को इस बात के लिए तैयार करो कि चाहे मसाइब कितने भी हो, हमने आगे बढ़ते चले जाना है। इस वक्त हमारी कश्ती डामाडोल है, मसाइब की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जो साजिशें इंटरनेशनल हमारे ख़िलाफ़ हो रही हैं उसकी वजह से। लेकिन एक बात ज़रूर है, और वो ये कि जिस कायद आज़म ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, वो ख्वाब अब तकमील को मुकम्मल होता नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि कायद आज़म ने जो बात की दो कौमी नज़रिए की, जब अब हिंदुस्तान के हालात की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो कौमी नज़रिया क्यों ज़रूरी था और किस बुनियाद के ऊपर कायद आज़म ने कोशिश की कि पाकिस्तान को एक अलग मुमलिकत की हैसियत से मनवाया जा सके और इसका क़याम अमल में लाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर ख्वाजा नवीद अहमद, उनसे चल के बात करते हैं इसी हवाले से मुश्किलात क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं और इससे निकलने का तरीक़ेकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ख्वाजा साहब ये बताइए, कल 14 अगस्त है, तकरीबन 74 बरस हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो अब आके ख़ास तौर पे जिस दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान बनाया गया था, हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, मोदी ने जो किया हुआ हाल, उसमें मेरे ख्याल में इस बात की अहमियत और बढ़ जाती है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। अब लोगों को वो जो एतराज़ करते थे उनकी समझ में भी आ जाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर। आप यकीन करें कि यही बात ये चंद दिन पहले मैं व्हाट्सएप के ऊपर देख रहा था कि वो बेचारे कसाई जो थे बीफ लेकर जा रहे थे, तो उनको उतार कर गाड़ी में से, और वो जो हिंदू लड़के थे वो सरियों के साथ, ये लोहे की जो रॉड्स होते हैं उसके साथ मार रहे थे। बल्कि वो तो जो मैं देख रहा था वीडियो बड़ी ही देखने के काबिल नहीं थी, उसमें मेरे ख्याल में एक आध बंदा मर भी गया था। तो अब ये देखें कि हालांकि ये सारा दुनिया में जो बीफ को एक्सपोर्ट करता है वो हिंदुस्तान से भी बीफ जाता है, लेकिन जो मुसलमान उनके हाथ आ गया वहाँ बेचारा वैन में, वो तो लोटर थे, कसाई थे, वो कौन लोग थे, गरीब लोग थे, उनके कपड़ों से लग रहा था, उनको उतार के इन्होंने इतना मारा रॉड्स के साथ, और मेरे पता नहीं एक आध दो मर भी गए। तो ये अब लोगों को यकीन आया है, जो कहते थे ना अपना हमारे कायदे आज़म, ये जब गांधी कहता था कि हम एक ही हैं और हमारा कल्चर एक है, तो हज़रत कायदे आज़म फरमाते थे कि तुम जिसको माँ कहते हो हम उसको ज़िबा करके खाते हैं, तो हम एक कैसे हैं, हम अलग अलग हैं, दो कौमी नज़रिया है। तुम लोग अपना हिंदू मत का प्रचार करते हो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पुजारी हैं, हम ये पढ़ते हैं, कलमा गो हैं हम। तो बात यह है कि बिल्कुल सही है। अब वो लोग जो उस ज़माने में हज़रत कायद आज़म के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया करते थे और उनको गलत गलत नामों से पुकारते थे, आज वो रियलाइज़ करते हैं कि हज़रत कायद आज़म बिल्कुल दुरुस्त थे, उनकी विजन थी। आज 74 साल बाद इनको पता चल रहा है कि मोदी ने जाके गुजरात में किस तरह वो कत्लेआम किया, और उस कत्लेआम की बेसिस पे वो जीत भी गया। आप ये देखें सर कि उसकी अपनी जो जनता है वो उसके साथ है जुल्म में। और इस वक्त जो कश्मीर में उस शख्स ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, आज पता नहीं 600 कितने दिन हो गए हैं, और वो बेचारे दहते अवाम, उनको घरों में महसूर किया हुआ है। तो ये सर आज इन लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए, और हम जो लोग आज़ादी की कदर नहीं करते उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह ट्रेनों की ट्रेनें कट गईं, हमारे आबाओ अजदाद लुट गए और घर जुदा हो गए, ज़मीनें चली गई, फसलें तबाह हो गई, और किस तरह हमारे साथ वहाँ हिंदुओं ने उस वक्त किया और हमारा खून खराबा किया, और कितना दुनिया का सबसे ज़्यादा कत्लेआम इस पार्टीशन में हुआ। और उसमें सारी वो अंग्रेज़ों की जो गलत प्लानिंग शामिल थी, जिसमें उन्होंने हमें वहाँ से तहफ़्फ़ुज़ देकर नहीं निकाला और ख़ुद अपना सीटी बजाते हुए निकल गए। तो ये सर दो कौमी नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त नज़रिया था हज़रत कायद आज़म का। जूँ जूँ दिन गुजर रहे हैं उनकी बातें सच्ची हो रही हैं। आप ये कि कायद आज़म की बातें तो सच्ची हो रही हैं, लेकिन वो जो एक मैसेज था इत्तेहाद का, तंजीम का, यकीन महकम का, तो ये जो प्रोसेस है इसमें नौजवान कई बार ये सवाल करते हैं कि हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने उस मंजिल को कहाँ खो दिया है, क्यों पाकिस्तान वैसा नहीं बन पाया जैसा पाकिस्तान का ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। अब आपको मैं बताऊं सर,
जी। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथी भी सर उन्हीं की तरह सरापा सैक्रिफाइस थे। मैं कल परसों ही पढ़ रहा था लियाकत अली खान का कि उन्होंने अपना इतना बड़ा दिल्ली में जो उनका इतना कीमती घर था वो वहाँ छोड़कर आए, उसका क्लेम भी नहीं किया। आज पाकिस्तान का जो कौंसलेट है उसमें बना है। बल्कि उसके बाद बताया कि जब वो शहीद हो गए तो उनकी जो मोहतरमा थी राना लियाकत अली खान, उनको नीदरलैंड में सफ़ीर किया गया और वो अपने 2 बच्चों अशरफ लियाकत और अकबर लियाकत को साथ लेके नीदरलैंड चली गई ताकि उनकी तालीम हो जाए। वहाँ नीदरलैंड की मलका से सर उनकी दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा कि बहुत करीब हो गई। तो मलका ने उनको वन ऑफ हर कासल्स दे दिया एज ए गिफ्ट। तो वो खातून सर जब वहाँ सफ़ीर से ट्रांसफ़र हुई तो वो अपना वो कासल जो था पाकिस्तान एम्बेसी को गिफ्ट करके आ गई, और आज तक नीदरलैंड में पाकिस्तान एम्बेसी का दफ्तर उस कासल में है जो मलका ने राना लियाकत अली खान को दिया था। आप बताएं, एक वो लोग थे और एक आज के सियासतदान देखें। माय गॉड, आप सिर्फ वो शहजाद अकबर की तकरीरें सुन लिया करें कि कितने अरब, इतने अरब, इतने अरब तो सर चुके वाले हमने सऊदी अरब में भी नहीं देखे, जितने अरब यहाँ से पैसे चले गए रुपए। इतना अरब रुपया यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग में चला गया है। कभी आयान लेडी ले गई तो कभी कोई ले गया, ले आने वाले अरबों रुपया इस मुल्क से निकाल के ले गए। और एक वो थे जिन्होंने अपना आबाई घर दे दिया, फिर जो घर गिफ्ट में किसी दोस्त मलका ने दिया वो भी दे के आ गई सर वो खातून, जबकि उस खातून का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था सिवाय उस नौकरी के, और बड़ी मीगर तनख्वाह होती थी उस ज़माने में। उसमें वो 2 बच्चे पाल रही थी वहाँ, अकबर लियाकत और अशरफ लियाकत। अशरफ लियाकत फौत हो गए, अकबर लियाकत आज बीमार पड़े हुए हैं। उसने शायद गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ख़त लिखा था कि मेरे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस दे दें। ये हाल है सर। तो खैर साहब, लेकिन मसला क्या हुआ? आप कुर्सी की हालत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान की औलाद पड़ी हुई। जी, वो तो कहते ना कि करनाल में उनकी बहुत बिलियंस सर, किसी की लंदन में शादियां हो रही हैं, कोई कहाँ याशियां कर रहा है, मतलब क्या किस किस का नाम लें सर। हाँ खैर साहब, लेकिन आप इतने माशाल्लाह सीनियर कानूनदान हैं, इतना तारीख को आपने देखा है, इतने अदवार आपने देखे हैं, ये फरमाइए कि रास्ता खोया कहाँ है? मतलब क्या सिर्फ बदमालियाँ सियासतदानों की हैं या कुछ और भी है? सर करप्शन में रास्ता खोया है हमने। पहले तो क्या हुआ कि हज़रत कायद आज़म को ही मौका नहीं मिला। देखें, जो आदमी जिद्दोजहद करता है आज़ादी की, जो लीडर, तो उसके लिए पहला टारगेट होता है कि अपनी कौम के लिए एक खित्ता ज़मीन हासिल करे। तो उनकी जो पहले जिद्दोजहद थी, उन्होंने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर अपना पहले खित्ता ज़मीन हासिल किया पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो टारगेट होता है उस बंदे का, उसको ये है कि अपनी कौम को यकजा करके एक कौम बनाना। क्यों कि हम थे पंजाबी, बलोची, सिंधी, महाजर तो बाद में आए हैं, और वो थे क्या नाम है मशरकी पाकिस्तान में बंगाली। हमारे सब के अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग अपनी अपनी ज़मीनें थी, अपना अपना रवायात थी। तो इन सब को यकजा करके कायद आज़म ने एक झंडे के नीचे जमा करके कौम बनाना था, लेकिन उनको कुदरत ने वक्त नहीं दिया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब रुखसत होने में भी साजिशें कार फरमा थी। बहरहाल जो लिखी हुई थी इतनी उम्र लिखवा के लाए थे, जो क्योंकि हमारा नज़रिया है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत का दिन मुकर्रर है, तो खुदा ने उनको हमसे जुदा कर दिया। लेकिन उनके जुदा होने के बाद सर रूप साहब, आप तो शायद उस वक्त छोटे होंगे, इस तरह से फिर हुकूमतें बदलती थी कि आप रात को सोते थे तो सुबह नया वज़ीर आज़म हो जाता था। बल्कि सरकास्टिकली उस ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं धोती नहीं बदलता, आप वज़ीर आज़म बदल लेते हैं, मैं मुशाकरात किससे करूं। वो धोती जो पहन के सोता था तो सुबह दूसरी वज़ीर आज़म ही बदला होता था। तो उसका जुमला बड़ा आला था, उसने अपने हिसाब से सही कहा था, इसमें सच था। और उसके बाद जब एक के बाद एक जाता गया, उसके बाद फिर आप देख लें कि फिर ये शुरू हो गया करप्शन, और फिर करप्शन का जो सीड बोया गया। जब देखें शुरू में जब पाकिस्तान बना है तो करप्शन का नाम सुना नहीं था। लियाकत अली ख़ान का किसी ने 1 रुपए की करप्शन नहीं सुनी। उनके बाद सुरवर्दी आए,
किसी ने 1 रुपए की करप्शन नहीं सुनी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन आए, किसी ने 1 रुपए की करप्शन नहीं सुनी। आज लोग 18 महीने वज़ीर आज़म होते हैं, पता नहीं क्या क्या सरे महल बन जाते हैं, क्या क्या बन जाता है। आप ये देखें ना सर। तो फिर करप्शन जब आई, फिर वो आती ही चली गई और अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। बल्कि इमरान खान बड़ा विजन वाला आदमी है, बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो रोक सका है करप्शन को। तो कैसे रोका जाए ना फिर, मतलब नीचे से ऊपर तक जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सर अब बात यह है कि इसने काफ़ी कल्चर तो बदलने की कोशिश की है। इमरान खान ने पॉइंट आउट भी किया है कि जो लोग पैसा लेकर भाग गए, फिर उनको रात दिन चोर चोर कहा, फिर उनके बाहर मुल्कों में भी मुहासबे कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब इस कल्चर को बदलने की ज़रूरत इसलिए है सर कि हमारी कौम को समझाना पड़ेगा कि यार ये जब वहाँ से कोर्ट के तारीख लेकर निकलते हैं तो इनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ ऐसे निछावर की जाती हैं जैसे पता नहीं कोई हज और उम्रा करके आए हैं या कोई ओलंपिक का पत्नी अवार्ड लेकर आए हैं। अरे भाई, ये करप्शन के केस में तारीख पर कोर्ट में आए थे और उसमें तारीख हो गई है, तो फूलों की पत्तियाँ। तो अब हमारे अवाम देखें, हमें रऊफ साहब आपको भी इसमें मदद करनी है। जो भी जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो लिखारी हैं, आप खुद बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं, कि उनको ये अवाम को ये समझाना है कि कोई लोग करप्शन के जिनके पास दौलत है तो आप उनके साथ सोशल बाइकआउट करें। आपको याद होगा रऊफ साहब, पुराने ज़माने में जब लोग रिश्ता लेते थे, अगर किसी के घर में उनके ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ लिविंग नहीं होते थे, जिसको आजकल कहते हैं कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, तो लोग उनके घर रिश्ता नहीं करते थे। कहते थे यार पता नहीं इनका क्या कारोबार है, ये 2 नंबर लोग हैं, और लोग अपनी बेटी नहीं देते थे और उनकी बेटी लेते नहीं थे। आज सर लोग ऐसे जनाब खुश होते हैं कि कि सारा जो पैसा रिश्वत का कमाया वो समझते हैं शायद अब हम ही इनहेरिट करेंगे। तो अब ये सारी बातें हैं, आपको एजुकेट करना है हमारे मुआशरे को, नई नौजवान नस्ल को, और उनको बताना है कि ये राशियों का सोशल बाइकआउट करें, इनके बच्चों का सोशल बाइकआउट करें, इनके साथ रिश्ते मत करें, रिश्तेदारियां मत करें। शायद इससे थोड़ी सी कोई करप्शन कम हो जाए। अदरवाइज़ तो सर आप देखें कि जो हालात हैं कि ना सिर्फ ये कि वो रुपया कमाते हैं, फिर उस रुपये को बेजा खर्च भी करते हैं, और वो जब खर्च करते हैं तो जो ईमानदार आदमी है उनकी सर आप देखें तो वो जो बीवियां, उनके जो बच्चे हैं, वो सहम जाते हैं कि शायद पता नहीं हमारा मियाँ जो है वो कोई नाकाम आदमी है, वो तो उसको पैसा कमाना ही नहीं आता और बहुत सख्ती कोई नखट्टू है। उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा मियाँ सही है, ये चोर जो हैं ये चोरी के पैसे से अय्याशियाँ कर रहे हैं। और फिर क्या करें सर, फिर जब वो ज़्यादा हो जाते हैं, ऑनेस्ट लोग कम हो जाते हैं, तो कल्चर चोरों का छा जाता है। ऑनेस्ट लोग, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं उन बहनों को, उन बच्चों को, उन बीवियों को आपके तवस्सुत से पैगाम देता हूँ कि अपने ईमानदार शोहरों पर करें और उनकी कमाई में गुजारा करके उनका सर बुलंद करें, और जो करप्ट लोग हैं उनका सोशल बाइकआउट करें, उनके घर आना जाना बंद कर दें, उनसे मिलना जुलना छोड़ दें, ताकि अगर उनकी दौलत है तो वो खुद ही देखें, हमें ना दिखाएं, हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रऊफ साहब जी पता नहीं शायद आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप भी इसमें मदद करें और लोगों को एजुकेट करें कि करप्ट लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाए, ये एक एफर्ट है। मैं नहीं समझता कि इससे जल्दी माशरा ठीक हो जाएगा, लेकिन हर सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। तो आए आज से ही एक कदम उठा लें, मैं और आप मिलके कर लें। अगर हम ये कदम उठा लें तो शायद और हज़ारों लोग भी हमें फॉलो कर लें। भी हमारी खूबसूरत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। बैक दोबारा ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो जुड़े मसाइल हैं उनके हवाले से, इस हवाले से भी कि आज 74 बरस तकरीबन हो जाएंगे हमारी आज़ादी को मुकम्मल हुए 14 अगस्त को।
कल 14 अगस्त है, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए बड़े धूम धड़के के साथ और दुआओं के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तान फले फूले। वापस चलते हैं खालिद साहब की तरफ। खालिद साहब ये देखें ना कि हमने बारहा जिक्र किया, अब इमरान खान कह रहे हैं रियासत मदीना का, तो रियासत मदीना का जब तस्वुर आता है तो हमारे जहन में मिसालें बेशुमार आती हैं। हमारे जहन में ये मिसाल भी आती है कि रूमी जिस वक्त पैगंबर आता है और वो पूछता है कि तुम्हारे खलीफा का महल किधर है, तो पता चलता है कि वो मट्टी पे सोया हुआ है खलीफा एक दरख्त के नीचे, और उसको दिखाया जाता है वो देखो वो हमारा खलीफा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो एक अपनी मिसाल भी देनी पड़ती है, अपनी पर्सनल एग्जाम्पल देनी पड़ती है। यस तो यस यस हमारे यहाँ वो पर्सनल एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रही। कुरान शरीफ में भी है ना, लक़द काना लकुम रसूलुल्लाह उस्वतुल हसना, के रसूल अल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। तो आप यकीन करें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन के रोज़े रखते थे और सहाबा कराम जब उनको फॉलो करने की कोशिश करते थे तो आप उनको कहते थे कि वहोवा युतइमुनी व युस्कीनी, कि मुझे तो मेरा आका व मौला खिला पिला देता है, तुम लोग अपने हिसाब से रोज़े रखो। लेकिन वहाँ उस दौर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की कोशिश करते थे और उनके उस्वा हसना को अपनाते थे। यही वजह है कि आज 1400 साल तक ये मज़हब कायम है, इसलिए और दिन ब दिन फैल रहा है, क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना है वो हमारे लिए मशअल राह है। आज भी अगर हम इसको अपनाएं तो मैं कहता हूँ कि कामयाबियाँ दुनिया में भी, दीन में भी, और आखिरत तो खैर फिर चमकदार है ही। तो अगर लोगों को ये बातें समझाएं, लेकिन हमारे यहाँ तो अब क्या करें कि उलमाए कराम भी वो ये प्रचार कम करते हैं और चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। वो अगर उलमा मेरे ख्याल में सियासी मैदान से निकल के अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया। हाँ, वो जिस वक्त सियासत आ जाएगी, बड़ी बड़ी प्राडोज आ जाएंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी, फिर लोग जो है ज़ाहिर है उनके ऊपर वो असर भी नहीं होगा। वो कहेंगे कि वही पैसा वहाँ भी नज़र आ रहा है हमें जो इधर बाकी जगहों पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये बात मैं कहना चाहता था लेकिन अच्छा हुआ आपने कह दी ना। आपके कहने से ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ज़्यादा मतलब असर वाली है जितने आप मारूफ है। अब ये देखें कि आज आपका एक अपना बहुत बड़ा कैरियर है। जी, अब माशाल्लाह 74वें साल में हमें आप पे फख्र है रऊफ साहब। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। 74 साल का सफ़र है ये हमारा और आगे की मंजिलें बड़ी कठिन हैं। तो इस कठिन मंजिल में आपको होप नज़र आती है कि इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे इस तलातुम से, इस ये जो समंदर में कश्ती हमारी लहरों के सपुर्द हुई हुई है, इसमें से हम कामयाबी से निकल जाएंगे। मैं उम्मीद बड़ी रखता हूँ, लेकिन फिर मैं नौजवानों को कहता हूँ कि भाई अपना पढ़ने लिखने का तरीक़ेकार एनालिटिकल करो, अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर करो, अपने आप को माशी तौर पे इतना मजबूत कर लो कि तुम्हें किसी के आगे कशकोर उठा के ना जाना पड़े, इमदाद के लिए ना जाना पड़े। बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने सर। ये चाइनीज सेइंग भी है, वो कहते हैं कि आई विल नॉट गिव यू फिश, आई विल टीच यू हाउ टू कैच द फिश। आप इमदाद ना लें, कोई आपको मछली मुफ्त दे रहा है तो कहो भाई मुझे मछली नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे सिखा दो ये समुंदर से पकड़ते कैसे हैं, मैं खुद पकड़ लाऊंगा फिर तुम्हें भी दे दूंगा। तो आपने जो बात कही है हमारे नौजवानों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए, खुद हमारे लिए, कि बजाय कशकोल लेकर आप भीख मांगें, अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और बच्चे जो हैं बजाय वो नौकरियों के पीछे भागें वो एंटरप्रेन्योर बने। बल्कि अभी लेटेस्ट सर मैं आपको बताऊं कि ये जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यहाँ पे जो बच्चों को मैनेजमेंट पढ़ाते थे, और पहले जो आज से हमारी उम्र के जो लोग थे उनका तो ये होता था कि भाई जिसने IBA से कर लिया है MBA तो उसको फ़ौरन जाके एग्जेक्टिव की नौकरी मिल जाएगी। आज वही लोग जो हैं वहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं कि तुमने निकल कर नौकरी नहीं ढूंढनी, तुमने एंटरप्रेन्योर बनना है और तुमने कोई छोटी सी बिजनेस शुरू करनी है और 3-4 लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करना है और फिर उनका बॉस बन के तुमने आगे बढ़ना है। ये नई थ्योरी है और इस पे अमल शुरू हो गया है और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। इस तरह हमारा हर बच्चा अगर ये कोशिश करे कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने नौकरियां देनी हैं, तो अपनी तालीम को इस तरह से इस्तेमाल करे कि नौकरी ढूंढने की बजाय
नौकरी देने के लिए बंदे ढूंढे और फिर उनको अपने साथ एम्प्लॉय करे। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो उनसे बात कर ले कि यार ऐसा करो, मिलकर परसेंटेज पे काम कर लेते हैं, जो कमाएंगे आपस में बांट लेंगे, फिलहाल चलो काम करें, मैं तुमको काम सिखाता हूँ, मुझे आता है, तुम मेरा साथ दो, फिर आगे बढ़ें। तो इस तरह से करके नए बच्चे, मैं यंग बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो मेरी आने वाली जनरेशन है। क्योंकि आपने 14 अगस्त के हवाले से बात की है, तो 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है, हर साल मनाते हैं। और वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा भी यौम आज़ादी ऐसे ही होने लग गया है। जिस तरह 4 जुलाई में देखता था जवानी में अमेरिका में कि 4 जुलाई को वहाँ पूरे गली गली छोटे छोटे कस्बे में जुलूस निकलते थे और लोग गिफ्ट्स बांटते थे, और सड़कों के दोनों साइडों पे वहाँ बुढ़े बुढ़े, आपको पता है वहाँ तो 80 साल उम्र हर आदमी की होती है, तो 80-80 साल की बुढ़ियाँ खड़ी होती थी हाथ में अमेरिकन फ्लैग लेके, और वो गिफ्ट्स और टॉफ़ियाँ बांट रही होती थी जुलूस के शुरका के लिए, घर से बना के लाती थी गिफ्ट, और वो चलते चलते जुलूस वालों को देती थी। तो आई यूज़ टू वॉच दैट। तो आज शुक्र है हमारे मुल्क में भी ये काम शुरू हो गया है। जज्बा आज़ादी, अपनी कौमियत का जज्बा, ये करते रहें। हम भी सर, ऐसी बात नहीं है, हम भी एक कौम है। आप देखें मैच वाले दिन हमारा सारा मुल्क एक हो जाता है, सारा मुल्क क्रिकेट भी खेलने लग जाता है, और हर आदमी क्रिकेट का एक्सपर्ट भी बन जाता है। और टीवी पे जो एंकर आते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअल क्या वो गली क्या है और बॉल क्या है और विकेट क्या है, वो भी तबसरा बेहतरीन कर रहे होते हैं कि जी आज फलाने ने अच्छा नहीं खेला, तो हम तो एक्सपर्ट फ़ौरन बन जाते हैं ना सर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हमारे यहाँ भी हम एक कौम हैं, और अगर आजमाना हो तो क्रिकेट वाले दिन देख लें, जिस दिन जीतते हैं पूरी कौम जश्न मना रही होती है, जिस दिन हारते हैं सारी कौम मिल के गालियाँ दे रही होती है। तो मतलब एटलीस्ट कौम तो है ना। तो ये जज्बा अच्छा है, आई लव इट, होना चाहिए, हमें एक कौम बनना चाहिए। वहाँ देखें इंग्लैंड में जब वो फुटबॉल का मैच हारते हैं तो पूरा अपना तबाही मचा देते हैं, और जिस दिन जीतते हैं तो गलियां और बाज़ार सारे जो है चौक हो जाते हैं रश से। तो हम भी इंशाल्लाह बन जाएंगे, एक कौम बन जाएंगे। हज़रत कायद आज़म को टाइम नहीं मिला था, थैंक यू सर। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, एजुकेशन आने से हमारे बच्चों ने रियलाइज़ कर लिया है। आज बच्चे ही सारे शाम को जो जुलूस निकलता है, कल देखिएगा कराची में 14 अगस्त को मोटरसाइकिलों के ऊपर बच्चे हज़ारों की तादाद में होंगे, और इसी तरह कारें, गधा गाड़ियों पर भी जनाब गरीब अवाम ने अपने झंडे लगाए हुए हैं और उनको सजाया हुआ है। अगर आपके जो कैमरे वाले हैं वहाँ लोगों को दिखाएं तो क्या ज़बरदस्त सर, वो दिखाएंगे नेचुरली, सारे मीडिया वाले देख रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का बहुत मेहरबानी। बड़ा ज़बरदस्त पैगाम आपने दिया है। आप कह रहे हैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम एक कौम है और हम एक कौम रहेंगे। जो थोड़ा सा सबक ये है वो यही है कि अपने आप को एनालिटिकली बेहतर करें, अपनी तनकीद और जो एनालिसिस की बेहतर बेसिस के ऊपर अपनी तालीम हासिल करें, और उस तालीम को लेके फिर आगे बढ़ें। इस तरह से आगे बढ़ें कि साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, मईशत के मैदान में झंडे गाड़ें, पूरी दुनिया को ये बताएं कि अगर इन मैदान में, इस मैदान में कोई आगे है तो वो पाकिस्तान नहीं है। और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान से, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पीछे कौन है, क्या बड़ी साजिश है, और इस साजिश को बेनकाब कैसे करना है, इस साजिश को नाकाम कैसे बनाना है। हम हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम चलेंगे, एक इंतहाई खौफनाक साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और वो ये है कि उसमें पाकिस्तान में सब नेशनलिटीज़ को फ़रोग़ दिया जाए, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को हर सूरत में मलाइन किया जाए, इसको नाकाम बनाया जाए, पाकिस्तान की रियासत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, और ये कहा जाए कि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें कोई अगवा होता है या जिसमें किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके पीछे रियासत का हाथ होता है। और ये कि अफ़गानिस्तान में होने वाली तमाम तर नाकामी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। ये ट्रेंड्स अफ़गानिस्तान से चलते हैं, ये ट्रेंड्स हिंदुस्तान से चलते हैं, और हिंदुस्तान के तो आप जानते ही हैं कि मज़मूम मकासद हैं कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को मलाइन करे, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करे।
ये ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, इसके पीछे साजिश क्या है, अभी चलते हैं जुवेरिया सिद्दीक की तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने देखा मैंने जो बात की कि ऐसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं जिसको पाकिस्तान से कोई ऑपरेट करता है, कोई ट्रेंड चलाता है और फौरी तौर पे लाखों की तादाद में उसको फिर हिंदुस्तान से और अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिल जाती है। अफ़गानिस्तान के मामले में जो भी कुछ किया जाए उसका भी ब्लेम पाकिस्तान के सर आ रहा है। तो ये क्या है, ये इसको किस तरह से देखा जाए? जी, हम ये पैटर्न 2019 से देख रहे हैं कि जलालाबाद हो चाहे या फिर आप कलकत्ता देख लें, यहाँ से जो है पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स इनका इजरा होता है और समटाइम इनका इजरा यूरोपी से भी होता है और कुछ केसेस में ये होता है कि ये जो है ये पाकिस्तान से भी बनते हैं क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ लोग भी तो यहाँ पर मौके इनके हैंडलर्स हैं और जो कि इनका साथ दे रहे होते हैं। अब ये सिलसिला 2019 से बहुत ज्यादा जो है वो होने लग गया, बढ़ गया है, हम इसको देख रहे हैं और जो रिसेंट जितने ट्रेंड बने हैं उसमें भी ये शवाहिद हमारी हुकूमत ने भी देखे हैं और सोशल मीडिया सार्फिन ने भी देखे हैं कि ये ट्रेंड्स जो हैं बाहर के मुल्कों से बनते हैं, बाहर के मुल्कों से अकाउंट ऑपरेट हो रहे होते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो मवाद इस पर अपलोड किया जा रहा होता है। अब एक चीज नोट करेंगे, जो सैंक्शन पाकिस्तान वाला ट्रेंड था उसमें सबसे पहला ट्वीट जो है वो क्रिस एलेक्जेंडर ने किया। अच्छा, अब वो अकाउंट है भी वेरीफाइड, आइदर कि इसको वो लॉबी सपोर्ट कर रही है जो कि इंडियन लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ बाहर के मुल्कों में काम करती है, जिस तरह कि हमने ये देखा था EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट में कि किस तरह से इनकी फेक वेबसाइट्स बनी हुई है, फेक थिंक टैंक्स बने हुए, फेक NGOs बनी हुई है जिनका काम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम करना है। दूसरी जो हम चीज देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ से जब ये ऑपरेट होता है तो फिर उसके बाद ट्वीट्स शुरू होते हैं, अफगानिस्तान से भी होते हैं, इसके अलावा इंडिया से भी होते हैं और कुछ लोग जो देसी लिबरल्स हैं जो यूरोप में बैठे हुए हैं असाइलम्स लेके, वो भी जो है इसके ऊपर आ जाते हैं और वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ जो है वो ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा आपने ये देखा होगा पेगासस के हवाले से भी, जो पेगासस प्रोजेक्ट के हवाले से रिपोर्ट सामने आई कि भारत इस चीज में भी मुलव्विस है, ना सिर्फ वो अपने मुल्क के लोगों के अकाउंट्स हैक करना चाहता है, फोन हैक करना चाहता है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी ये ट्राई की। तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल में बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। ये ट्रेंड्स हर हफ्ते के हिसाब से बनाए जाते हैं और इस हफ्ते का जो सबसे अहम ट्रेंड पाकिस्तान के खिलाफ रहा वो सैंक्शन पाकिस्तान था और जिसमें कोई 50,000 से ज्यादा ट्वीट्स हुए। आप ये बताइए कि जब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी कोई करता है कश्मीर वगैरह के हवाले से, तो फौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ ऐसी मुहिम चलती है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये जो ट्रेंड्स हैं इनके ख़िलाफ़ क्या मुहिम नहीं चलती? इनके ख़िलाफ़ ये जो जिन वेबसाइट्स को ये इस्तेमाल करते हैं उनको बैन नहीं किया जा सकता? या अगर ट्विटर पे ये जाते हैं तो क्या ट्विटर एक्शन नहीं लेता ऐसी चीज़ों के ऊपर कि वहाँ पे भी उनकी लॉबी हिंदुस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इसको सपोर्ट कर रही है? असल में ट्विटर का रीजनल ऑफिस जो है वो हिंदुस्तान में मौजूद है और हमारे मुल्क में जो है अनफॉर्चुनेटली उनका मौजूद नहीं है, जिसपे हमारी हुकूमत को ये बात करनी चाहिए और इसको एक रिपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका है। जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ट्रेंड देखें तो वेरीफाइड अकाउंट्स जितने हैं उनको मिलके ये चाहिए कि अगर 50 या 100 अकाउंट एक साथ मिलके किसी ट्रेंड को रिपोर्ट करते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिविजुअली तो ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम हमारी हुकूमत का बनता है, FIA का बनता है और PTA का बनता है कि वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और टाइमलाइन के ऊपर नजर रखें और जैसे ही उनको ऐसा कोई ट्रेंड नजर आए तो इसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाए। इंडिविजुअली आप और मैं ये कर सकते हैं कि हम ट्विटर सपोर्ट को, ट्विटर वेरीफाइड को टैग करके इस तरह के जो है ट्रेंड रिपोर्ट कर सकते हैं और जहां ट्रेंडिंग पैनल होता है वहां हर जगह पर एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आप इस ट्रेंड को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं। आप उसको फौरन हेट के, वायलेंस के और इसके साथ स्पैम के जो ऑप्शन को क्लिक करते हुए आप इस ट्रेंड को रिपोर्ट करके इसे आप ट्रेंड पैनल से हटा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे मुहायदे नहीं हुए हुए, उनके रीजनल ऑफिसेज यहाँ पर नहीं है, तो उनका टिल्ट ज्यादा है उस तरफ। जहां तक आपने कश्मीर की बात की तो इस हवाले से मैं ये कहती चलूं कि कश्मीर का नाम फेसबुक पे लिखें तो वो फौरन आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर देते हैं। ट्विटर की पॉलिसी फिर भी कश्मीर को लेकर लीनियंट है, मकबूजा कश्मीर को लेकर। हाल ही में पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया सार्फिन है उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन लैब जो कि इंडिया का अकाउंट था और वो प्रिटेंड ये कर रहा था कि वो EU डिसइंफो लैब से उनका कोई ताल्लुक है, उसका ब्लू टिक जो है वो रिमूव करवाया है और वहां से शदीद मकबूजा कश्मीर के लीडरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था। तो ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक ऐसे अकाउंट से ब्लू टिक लिया जो कि असल नहीं था। तो आप ये बताइए, और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअली भी हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या करें? मतलब हम क्या पाकिस्तानियों को ये कहें जैसे ऐसा कोई ट्रेंड आए वो
उसके पीछे जाएं और बड़ी तादाद में उसको कंडेम करें, उसका जवाब दें, ताकि जिन लोगों तक वो ट्रेंड पहुंच रहा है उनको ये भी पता चले कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, इसमें अगर हम मिलके अगर किसी ट्रेंड को रिपोर्ट करेंगे या मिलके रिप्लाई करेंगे और खासतौर पर वेरीफाइड अकाउंट अगर इसमें जो है वो अपने रजाकाराना तौर पर सामने आएंगे तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि हुकूमत को एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए या ऐसा इदारा कायम करना चाहिए जो कि फौरी तौर पर इसको नजर में रखे और पाकिस्तानियों को अलर्ट करे फौरी तौर पे टाइमलाइंस के ऊपर के फौरी तौर पर इसका काउंटर करें, क्योंकि इंडिविजुअल काउंटर करना भी बहुत अच्छा है और एज ए टीम के तौर पे भी काउंटर करना बहुत अच्छा है। क्योंकि 2019 में हमने ये चीज फील की थी कि हम लोग सोशल मीडिया के मैदान में जो है उनसे पीछे हैं, क्योंकि हमने उनके 2 जहाज गिराए थे और वो हम पे ये झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने हमारा 16 गिराया है। लेकिन क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी अकाउंट्स की और वेरीफाइड अकाउंट्स की, यहाँ तक कि उनके अदाकार भी कर रहे थे, हमारे अदाकारों को भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए इन चीजों का फौरी तौर पर जो है सदेबाप करवाना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी लाखों में रीच होती है। इसी तरह हमारे यहाँ सहाफियों की भी लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें आज खुद इस तरह के जितने ट्रेंड्स हैं इनको रिपोर्ट करना चाहिए, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और हमें जो है ये जो एलेक्जेंडर साहब हैं इनकी हुकूमत से भी बात करनी चाहिए और इनके जो हवाले से मरासला भेजना चाहिए कि इनको पाकिस्तान से क्या खास परखाश है और ये क्यों पाकिस्तान के मुखालिफ जो है इन्होंने ट्रेंड को स्टार्ट किया। आप ये बताइए, इन ट्रेंड्स का अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है? जैसे FATF के बारे में एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान को अभी उसके अंदर ही रखा जाए। जब लाखों की तादाद में ये ट्रेंड फॉलो किया जाएगा और इसके ऊपर ट्वीट चलेंगी तो क्या पाकिस्तान को इसका इम्पैक्ट भुगतना पड़ता है? देखिए, इसका थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होता है, मैं ये नहीं कहती कि इसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट आता है, लेकिन आप लोगों तक जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह होता है कि लोग एक दूसरे को लिंक भेजते हैं, जैसे खोलें आपको गिफ्ट मिलेगा, और वो कितना वायरल हो जाता है। उसी तरीके से जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है वो वायरल हो जाता है और वो वहाँ की लोकल अवाम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन FATF में सिफारतकारी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है और हिंदुस्तानी जो सिफारतकारी है वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में, तो वो वहां पर जो है वो उसको ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर जाती हैं चीजों को और उस तरीके से हम नहीं कर पाते। लेकिन जो आम लोग हैं वो ये समझते हैं इन ट्रेंड्स और इनकी वजह से, चीजों की वजह से, कि ये बात शायद सच होगी, इसलिए हमें हर उस कोट ट्वीट के नीचे रिप्लाई करना होगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फरीजा है अपने मुल्क के हवाले से कि हम जो एक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ फिर जनरेशन वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो खबरें दे रहे हैं, हमें उसका सदेबाप करना होगा, वरना आम आवाम उन ममालिक की ये समझेगी कि वाकई ऐसा ही हुआ होगा। अफगानिस्तान के हवाले से भी जो हमने देखा कि हर चीज़ के लिए ब्लेम पाकिस्तान को किया जाए, इसमें एक तरफ तो हिंदुस्तान में नफरत बढ़ेगी, एक अफगानिस्तान में नफरत बढ़ेगी और एक बहुत से पाकिस्तानी भी शायद इस मुकालते का शिकार हो जाएं कि पाकिस्तान वाकई बहुत ज़्यादा टांगे अड़ा रहा है और नेगेटिव एक्टिविटीज़ में है। ये इम्पैक्ट भी है, इसके अलावा भी कुछ है? देखिए, हिंदुस्तान ने तो जो अपने कौंसल खाने कायम किए थे, आप उससे सीनियर है, बड़े, आप बेहतर जानते हैं कि उनके क्या मकासद थे। वो बहुत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूरियां आ जाएं। लेकिन जो वहां पर इस वक्त हुकूमत है, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने सिफारतकार को वापस बुला लिया और उनकी बेटी जो है वो अगवा भी नहीं हुई थी, लेकिन ये कहा गया कि वो अगवा हुई है। तो वो सिफारतकार जितने यहाँ पर मौजूद थे उनको वापस बुलाने से ही हमें ये पता चल गया था ये जो इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत है वो जो है बिल्कुल जो है हिंदुस्तान की गोद में है, तो वो तो उनकी ही इन्फ्लुएंस और उसमें चलेंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड्स होते हैं, मेरा ख्याल में कि आदि तो अफगानिस्तान के अवाम के पास शायद इंटरनेट एक्सेस भी ना हो, ये सिर्फ हिंदुस्तान अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर अंग्रेजी में ट्वीट किए जा रहे होते हैं। और समटाइम हम ये देखते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस के हवाले से भी जो है वो ट्वीट्स किए जा रहे होते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑफकोर्स आम वोटर्स या आम अवाम पर ज्यादा आता है बजाय कि हुकूमतों के ऊपर, क्योंकि हुकूमतों को ये पता होता है कि ये जो 50-50 हज़ार ट्वीट्स हो रहे हैं या लाखों में ट्वीट्स हो रहे हैं, इसमें से आधे फेक होते हैं, ये ट्विटर डेक के जरिए से किए जाते हैं। तो क्योंकि मैं ट्रेंडिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो हम ये देख रहे होते हैं कि ये लोग बार बार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ इन्होंने इस हवाले से ट्वीट की, बल्कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि 2 जमातें जिनको हम नहीं डिस्कस कर सकते, जो लोकली हैं,
जो जिसमें से एक जो है वो पश्तूनों के खिलाफ जो है वो एक आपको पता है अपना एजेंडा लेके चल रही है, दूसरा जो है वो मजहबी मुनाफरत फैला रही होती है, यहाँ तक कि उनके ट्रेंड्स को भी जो है वो हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर मुनज़्ज़म तरीके से अफवाह साजी और गलत खबरों को, फेक न्यूज़ को फैलाया जाता है और उसमें पूरी मुआवनत हासिल होती है, यानी कि इसमें पूरे पैसे इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ये ट्रेंड्स किस तरह से बनाए जाते हैं हिंदुस्तान में, फिर अफगानिस्तान तक जाते हैं, कुछ अकाउंट्स यहाँ पे भी उनके शामिल होते हैं और कुछ जो देसी लिबरल्स बाहर के मुल्कों में बैठे हुए वो इसको फौरन इसलिए सपोर्ट करने आ जाते हैं क्योंकि वो चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। मैं टाइमलाइन देख रही थी 2020 से 2021 तक बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स बने हैं जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की बात हुई, जिसमें बलोच जो है बलोचिस्तान के हवाले से फेक ट्रेंड्स बने, करीमा बलोच की जब हिलाकत हुई उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स बने, फिर इसके अलावा जो है सिविल वॉर इन पाकिस्तान का एक झूठा ट्रेंड बना था कि गुलशन बाग में जंग शुरू होगी, कराची में ऐसा कोई इलाका ही नहीं है गुलशन बाग, फिर आर्मी के हवाले से इन्हें ट्रेंड बनाए। ये ट्रेंड मई 2020 से लेकर जून 2021 तक जो है तकरीबन 15-20 ट्रेंड्स जो है विद सबूत के साथ जो है हमारी हुकूमत को पता है कि ये सारे जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से बने हैं। और जब ये लेटेस्ट ट्रेंड जो इस हफ्ते में बना है ये भी हिंदुस्तान ने बनवाया है क्योंकि अफगानिस्तान इतना कैपेबल नहीं है इन चीज़ों को लेकर, इनको जो सारी सपोर्ट जो मिलती है वो इधर से ही मिलती है। और जो लोग यूरोप या अमेरिका से भी बैठ के इन ट्रेंड्स में हिस्सा ले रहे होते हैं डेफिनेटली उनको भी हिंदुस्तान जरूर कोई ना कोई मुआवजा या कोई ना कोई जेब फंड जरूर देता होगा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। बहुत सारे मेरे सामने इस वक्त ट्रेंड्स खुले हुए हैं जो कि इन 2020 से 2021 तक पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए, जिसमें बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना, इसके साथ पख्तूनों का जो इशू है उस हवाले से, और इसके अलावा कश्मीर के हवाले से पाक चीन दोस्ती को सबूताज करने के हवाले से, सीपैक के खिलाफ और बलोच जो बागी और दहशतगर्द जो हैं BLA की सपोर्ट में जितने भी ट्रेंड्स बने हैं वो सारे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से बने। थैंक यू वेरी मच जुवेरिया। हमने यहाँ पे बात की उन सोशल ट्रेंड्स की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमें बहुत संभल के काम करना है, बहुत समझ के चलना है और हमें नादानिस्तगी में कोई ऐसे ट्रेंड को फॉलो नहीं करना जिसके नताइज भयानक निकलते हो, जिसके नताइज ख़तरनाक निकलते हो। ये तमाम ट्रेंड्स हिंदुस्तान से चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान से चल रहे हैं और इनका मकसद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाना है, पाकिस्तान को सैंक्शन करवाना है। अभी इजाज़त दीजिए, हम इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी अपना ख्याल रखेंगे और कल 14 अगस्त का दिन पूरी जान से, पूरी आबोताब से, पूरे जज्बे के साथ मनाएंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।